नमस्कार। जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी का 2 दिवसीय नैनीताल दौरा। मॉर्निंग वॉक के दौरान पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ की चर्चा। मल्लीताल के गुरुद्वारे में टेका माथा। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी मामला फिर से गरमाया। कांग्रेस ने उर्मिला के बयानों के बाद बीजेपी पर बोला तीखा हमला। कहा जांच कराने के बजाय राजनीतिक साजिश बताया जा रहा। देहरादून नगर निगम में बढ़ा विवाद। कर्मचारियों ने ताला लगाकर शुरू की अनिश्चितकालीन हड़ताल। महिला नगर आयुक्त के अपमान के आरोप पर भड़के पार्षद से माफी की मांग। कुख्यात बदमाश विनय त्यागी पर फायरिंग के आरोपी गिरफ्तार। कोर्ट पेशी के दौरान लक्सर फ्लाईओवर पर मारी गई थी गोली। आरोपियों के पास से वारदात में इस्तेमाल हथियार बरामद। और देहरादून सहित 6 जिलों में ठंड का ऑरेंज अलर्ट। हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर में घना कोहरा। पहाड़ों में बारिश बर्फबारी के आसार। और अब खबरों को जानेंगे विस्तार से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 दिवसीय नैनीताल के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने कई कार्यक्रमों में शिरकत की है। दरअसल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री अपने नैनीताल दौरे पर पहुंचे और सुबह भ्रमण के दौरान पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ शीतकालीन यात्रा और नववर्ष को ध्यान में रखते हुए पर्यटकों की सुविधा के लिए की गई व्यवस्थाओं और यातायात प्रबंधन की उन्होंने समीक्षा की है। उन्हें पार्किंग, बेहतर यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने और अत्यधिक ट्रैफिक की स्थिति में वैकल्पिक रूट तैयार करने के निर्देश दिए। वहीं आमजनों से भी मुलाकात की, उनके हालचाल जाने हैं और सरकार की योजनाओं का फीडबैक भी लिया है। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वीर बाल दिवस के मौके पर गुरुद्वारे में जाके मत्था टेका है। दरअसल नैनीताल के जिला मुख्यालय के मल्लीताल के गुरुद्वारे में पहुंचकर माथा टेका और गुरु गोविंद सिंह जी के चारों साहिबजादों की शहादत को नमन किया है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि साहिबजादों का बलिदान न केवल भारतीय इतिहास बल्कि विश्व इतिहास में साहस, त्याग और धर्मनिष्ठा का अनुपम उदाहरण है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा को सच्ची श्रद्धांजलि बताया और कहा कि ये निर्णय आने वाली पीढ़ियों को वीरता, शौर्य और राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा देता रहेगा। देहरादून के प्रेमनगर क्षेत्र में वीर बाल दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और प्रेरणादायी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। उन्होंने साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह को श्रद्धांजलि दी और कहा कि वीर बाल दिवस अद्वितीय साहस, त्याग और बलिदान की स्मृति का प्रतीक है। मंत्री जोशी ने प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस घोषित किए जाने को ऐतिहासिक कदम बताया है और कहा कि ऐसे आयोजन युवाओं में देशभक्ति, संस्कार और राष्ट्र के प्रति कर्तव्य बोध को मजबूत करते हैं। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी मामले को लेकर सियासी माहौल एक बार फिर से तनावपूर्ण हो गया। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने आरोप लगाए हैं कि उर्मिला के बयानों में जिन नेताओं के नाम सामने आए उन पर जांच कराने के बजाय भारतीय जनता पार्टी उन्हें राजनीतिक साजिश बताकर
बचाने में लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी की वजह से प्रदेश में जो राजनीति का स्तर है वो गिरता चला जा रहा है। एक महिला जो अपने आप को जिसको खुद उसके पति जो सुरेश राठौर हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक हैं, उन्होंने खुद सोशल मीडिया के माध्यम से आपसे और हमसे रूबरू कराने का उनको कार्य किया था। और वो उनकी पत्नी जो आकर के बयान दे रही हैं लाइव में, उन्होंने एक बार गट्टू की बात करी, फिर दूसरे लाइव में गट्टू कौन है, गट्टू का दुष्यंत गौतम जी को गट्टू कहा जाता है, ये उन्होंने बताया। फिर उसके बाद ये सारी बातों पे अगर भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई करती कि सीबीआई जांच गठित करती कि आखिर दुष्यंत गौतम का नाम वो क्यों ले रही है, इस पे जांच होनी चाहिए, अंकिता भंडारी को न्याय मिलना चाहिए, तो ये सब तो किया नहीं आपने। ऊपर से महेंद्र भट्ट जी ये कहने लगे कि देखिए हम तो उसको जानते नहीं है, वो तो कांग्रेस के हाथ की कठपुतली बनी बैठी हुई है। देहरादून में भाजपा प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला और कहा कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी जांच से नहीं भागी। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रही और जनता के बीच भ्रम फैलाने का काम कर रही है। भाजपा ने कांग्रेस के इस रवैये को उत्तराखंड के राजनीतिक माहौल और सामाजिक सौहार्द के लिए नुकसानदायक बताया है। सुनाएंगे। किसी भी जांच से हमने कहा है कि किसी भी जांच से हम कभी पीछे नहीं हटे। जब साक्ष्य प्रस्तुत करने थे तब कांग्रेस के किसी एक व्यक्ति ने कोई भी साक्ष्य नहीं दिया और आज आप कोर्ट में साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करते हैं। आप केवल और केवल भ्रम फैलाना चाहते हैं। आखिर कब तक आप इस उत्तराखंड में भ्रम फैलाते रहेंगे? कितने नेताओं का भारतीय जनता पार्टी का आप चरित्र हनन करते रहेंगे? ये दुर्भाग्यजनक है कि कांग्रेस का इस प्रकार का रवैया जो इस उत्तराखंड के राजनीतिक वातावरण को, सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास कर रही है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। उत्तराखंड की सियासत में इन दिनों जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही। अहम राजनीतिक मुद्दों और 2027 की चुनावी तैयारियों को लेकर देहरादून से हमारे संवाददाता यशदीप आर्य ने भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन से खास बातचीत की है। सुनाएंगे। उत्तराखंड की सियासत में इन दिनों जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है। जहां 2027 के चुनाव पास आते जा रहे हैं तो वहीं सियासी हलचल भी तेज होती जा रही है। चाहे वो बात हो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की एआई वीडियो की, चाहे वो बात हो पूर्व बीजेपी के विधायक सुरेश राठौर की कथित पत्नी उर्मिला के जो बयान आ रहे हैं अंकिता भंडारी केस को लेकर, वह 2027 की तैयारी को लेकर, इन सभी चीजों को लेकर आज हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन जी। मैम, कई 2027 के चुनाव बहुत ज्यादा पास हैं और कई ऐसी चीजें कठिनाई देखने के लिए मिल रही हैं। चाहे कल एक हरीश रावत ने आपके पूर्व मुख्यमंत्री ने घेराव किया अपनी एआई वीडियो को लेकर, जिसमें एआई वीडियो में उनको देशद्रोही बताया गया, वह अन्य तरीके के उन्होंने इल्जाम भी लगाए और यहाँ पर घेराव किया है। किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि पूर्व मुख्यमंत्री बहुत ही समझदार हैं और इस प्रदेश की राजनीति में उनका अच्छा खासा नाम भी है। लेकिन एक एआई वीडियो से वो इतने परेशान हो गए, वो इतने तिलमिला गए, इतनी बौखलाहट उनके अंदर हो गई, तो आप समझ सकते हैं कि जिन लोगों को उन्होंने हमेशा अपने वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया, जिन लोगों के वोट से केंद्र हो या राज्य हो उसमें सरकारों का उन्होंने सत्ता का सुख भोगा, आज वो उन लोगों से कैसे अपना पल्ला झाड़ रहे हैं? वो कैसे ये कह रहे हैं कि गोल टोपी मेरे सर पर क्यों लगा दी, या मैं लैंड जिहाद जैसी बात या धर्मांतरण जैसी बात, या ये एआई के माध्यम से जिस तरीके से मुझे लगता है कि उनकी ये एक अंदर की बौखलाहट है, क्योंकि उनके हाईकमान ने उनको इस प्रदेश के अंदर कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं दी जिससे कि वो एक मुख्य चेहरे के रूप में 2027 में कहीं ना कहीं स्थापित होते। तो ये एक पीड़ा उनके अंदर है, तो वो अपनी राजनीति को व्यक्तिगत तौर पर लेकर के चल रहे हैं। 27 के चुनाव बहुत पास है। अंकिता भंडारी मामला एक ऐसा मामला था जो पूरे उत्तराखंड के लिए संवेदनशील मामला था। हर बंदे की प्रति, उनके प्रति एक संवेदना थी। क्या कहते हैं, न्याय द्वारा उनको न्याय भी मिला और फांसी की सजा मिली। लेकिन दोबारा से बीजेपी के एक पूर्व विधायक की जो कथित पत्नी है, उनके द्वारा एक ऑडियो वायरल होती है जिसमें वो क्या कहते हैं, जो बीजेपी के बड़े नेता हैं उनका नाम भी इसमें सामने आता है। किस तरीके से देखते हैं इसे? देखिए, मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहूंगी, पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार ने जिस तरीके से बहन अंकिता भंडारी के मामले में एक तेजी लाते हुए उसमें एसआईटी का गठन भी किया, उसमें जांच करवाने का काम भी किया और
कोर्ट के अंदर अपने अच्छे से अच्छा वकील देने का काम किया, और जिसका नतीजा ये रहा कि जिन लोगों ने ये कृत्य किया था, हमारी बहन को मारने का काम किया था, वो आज आजीवन कारावास में है, जेल में है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। मैं पूछना चाहती हूँ, कांग्रेस की सरकारों में जब नारी निकेतन देहरादून के अंदर एक विक्षिप्त लड़की को गर्भवती कर दिया था एक नेता और एक अधिकारी के द्वारा, तो उस वक्त तो इन्होंने उस पर पर्दा डालने का काम किया, रिपोर्ट तक दर्ज नहीं करी, जबकि जो महिला सदस्य थी वो बार बार चिल्लाती रही कि एक विक्षिप्त लड़की का इस तरीके से शोषण हुआ है, उसके खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए। तो उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय हरीश रावत जी थे, पर उसके ऊपर पर्दा डालने का काम किया। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता कमलेश अमन, जिन्होंने 2027 के चुनावों को लेकर बाद जितने भी अहम इस समय मुद्दे चल रहे हैं उनको लेकर अपनी बातें रखी। अब देखने वाली बात होगी कि 2027 में बीजेपी जो होती है वो किस तरीके से फिर से ऊपर चढ़कर आती है, क्योंकि 2027 के जो चुनाव है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है सभी पार्टियों, चाहे वो विपक्ष हो या सत्ता पार्टी हो या वो विपक्ष हो। तो हम भी लगातार आपको इस तरह की खबरें दिखाते रहेंगे। मैं अपने कैमरा सहयोगी अमित कुमार के साथ यशदीप आर्य, जन टीवी देहरादून। हरिद्वार के जिलाधिकारी के निर्देशों के क्रम में आज हरिद्वार नगर निगम और व्यापार मंडल भगत सिंह चौक के संयुक्त तत्वाधान में एक विशेष सफाई और अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। ये अभियान भगत सिंह चौक क्षेत्र में संचालित किया गया है, जहां लंबे समय से सफाई और अवैध कब्जों को लेकर शिकायतें सामने आ रही थीं। इस अभियान में हरिद्वार नगर निगम के एमएनए ऋषभ उनियाल और व्यापार मंडल अध्यक्ष अरुण कुमार तिवारी विशेष रूप से मौजूद रहे हैं। उन्होंने बताया कि हरिद्वार से कुंभ आयोजन के बाद से नगर क्षेत्र में कई स्थानों पर अवैध कब्जे सामने आए, जिन पर नगर निगम समय समय पर अभियान चलाकर कार्रवाई करता रहा है। इसी क्रम में आज भगत सिंह चौक क्षेत्र में सफाई के साथ साथ अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हुई है। स्वच्छता अभियान चल रहा है जिलाधिकारी के निर्देशन में, उस संदर्भ हम लोगों ने चलाया, साफ साफ भी आगे उस संदर्भ। आज जब जिलाधिकारी महोदय को आना था, किसी कारण वो नहीं आ पाए, तो उन्होंने मैंने साफ भिजवाया। और एक हरिद्वार का नंबर किस तरीके से हमारा उद्देश्य भी है और हम करेंगे भी ऐसा। हम यहाँ से हटवाएंगे सब कूड़ा भी, ये भी हटवाना चाह रहे, साफ से अनुरोध कर रहा है स्थानांतरित कर दिया जाए, क्योंकि पर्यटन स्थल है, यात्री भी आता है बाहर से। आज जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों क्रम में आज हमने नगर निगम के साथ और व्यापार मंडल भगत सिंह चौक के साथ एक अभियान चलाया है, भगत सिंह चौक से लेकर 2 घंटे तक, जिसमें हमने साफ सफाई का ध्यान दिया चलाया है। अवैध कब्जा जो उस पर नगर निगम समय समय पर अभियान चलाते रहता है और उन्हें हटाते रहते हैं। देहरादून नगर निगम में एक बार फिर से विवाद गहराता नजर आ रहा। नगर आयुक्त नमामि बंसल और वार्ड 47 के पार्षद रॉबिन त्यागी के बीच हुए टकराव के बाद निगम कर्मचारियों में भारी रोष देखने को मिला है। मान सम्मान से जुड़े मुद्दे को लेकर कर्मचारियों ने नगर निगम कार्यालय में ताले जड़कर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। उनका ये कहना है कि जब तक संबंधित पार्षद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सार्वजनिक तौर पर मेयर और नगर आयुक्त से माफी नहीं मांगते, तब तक ये हड़ताल जारी रहेगी। कोई वार्ता नहीं हुई है हमारी और मेयर साहब की और नगर आयुक्त महोदय से बातचीत केवल हुई है। उन्होंने कहा कि आप जैसा चाहते हैं वैसा कीजिए। हमने कहा भाई हम तो कर्मचारियों अधिकारियों के मन के लिए इस कदम को उठाए हैं कि जब तक जो है पार्षद रॉबिन त्यागी जी नहीं आते हैं और उनके जितने वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के नहीं आते हैं, बातचीत नहीं करते हैं, तो हम तब तक ऑफिस नहीं खोलेंगे, क्योंकि बातचीत से किसी भी समस्या का हल होता है। अगर वो आते हैं अपनी गलतियों के लिए माफी मांगते हैं तो हम तब जाके ऑफिस खोलेंगे। हम तब तक ऑफिस नहीं खोलेंगे जब तक कि उनसे कोई बातचीत नहीं होती है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी के लोग मातृशक्ति को लेकर के जनता को गुमराहित करना चाहते हैं, दूसरी ओर उनके जो जनप्रतिनिधि हैं, जो उनके नगर निगम के पार्षद हैं, वो मातृशक्ति का सार्वजनिक रूप से अपमान कर रहे हैं। नगर निगम में एक महिला अधिकारी हैं और जिस तरह से कांग्रेस के जनप्रतिनिधि उनके समक्ष प्रस्तुत हुए, उन्होंने जिस तरह से अपनी परिचय दिया, तो कांग्रेस का चरित्र को उन्होंने दिखाया है।
सच्चाई तो ये है कि इस पूरे प्रकरण में वार्ता होनी चाहिए और जनप्रतिनिधि का काम होता है कि अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में बात करे। लेकिन नगर आयुक्त को भी ये सोचना चाहिए कि अगर वो इस प्रकार से राजनीति होने देंगे तो ये तो गलत है। उनसे वार्ता हो रही थी पार्षद रॉबिन त्यागी जी की, तो अगर हमारे लोग जो है वो आहत हुए हैं किसी कारण से, उसका वो भी पता लगाया जाना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उनको कुछ कहा गया, उनको कुछ गलत इन्फॉर्मेशन है। लेकिन हाँ, हमारे पूरी पार्टी जो है वो कभी भी नहीं चाहेगी कि लोगों का अहित हो। हम हमेशा अपने कर्मचारियों के साथ खड़े रहते हैं, अगर उनके साथ कुछ गलत हो तो वो हमेशा हमें अपने साथ पाते हैं। आज भी वार्ता करके इस मामले को सुलझाया जाएगा। एजेंट के जाल में फंसे भारतीय को यूक्रेन और रूस की जंग में धकेला जा रहा। उत्तराखंड के पौड़ी जिले के रहने वाले विवेक को विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर यूक्रेन भेजा गया था। यूक्रेन पहुंचकर भारतीय युवकों को यूक्रेन और रूस के बीच चल रही जंग में जबरदस्ती धकेला गया है। ऐसे ही कई भारतीय यूक्रेन में फंस गए, जिसमें कई भारतीय की मौत भी हुई। यूक्रेन से भागकर भारत लौटे उत्तराखंड के रहने वाले युवक ने सरकार से भारतीय को वापस लाने की मांग की है। मंगलौर में किसान यूनियन के साथ मिलकर प्रेस वार्ता करते हुए सरकार से जालसाजी कर भारतीय युवकों को फुसलाकर विदेश भेजने वाली एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मतलब एक लड़का नहीं गया था, मैं काफ़ी लड़के गए थे यहाँ से जिनको ऐसे ही बोलते थे कि विजिट टू वर्क पे भेज देते हैं, वहाँ पे जाके आपको वर्क परमिट दिला देंगे, काम लगा देंगे, बहुत अच्छी सैलरी है, 1.5-2 लाख रुपए सैलरी भी मिलेगी वहाँ पे जाके और सिक्योरिटी की जॉब होगी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने उनसे पूछा भी था कि टूरिस्ट वीज़ा पे कोई दिक्कत तो नहीं होगी हमें। कहते अगर थोड़ी बहुत दिक्कत हो भी गई तो हम असाइलम डलवा देंगे कि आप वहाँ पे बोल देना कि हमें अपने देश से खतरा है, तो वहाँ पे आप शरणार्थी बन जाओगे। तो हमने कहा ठीक है चलो। तो हमें भी ये था कि घर वालों ने यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही थी पैसों को लेके बहुत ज्यादा, क्योंकि सैलरीज तो मिल नहीं रही थी जॉब पे, यहाँ पे भी। ये हमारा भाई विवेक कुमार है, ये उत्तराखंड पौड़ी का रहने वाला। ये कुछ दिन पहले यूक्रेन में गया था और वहां इसे नौकरी का झंसा देकर दलालों के द्वारा ले जाया गया था और वहां फिर इसे यूक्रेन के युद्ध में, जो रूस और यूक्रेन का युद्ध चला गया, वहां से युद्ध में भेज दिया गया। तो यहाँ के जितने भी बच्चे वहां गए हुए उन्हें सबको झंसा देकर यहाँ से दलाल लेकर जाएंगे और वहां डायरेक्ट युद्ध में भेज देंगे। तो हमारे उत्तराखंड के भी उसमें लगभग 4-5 बच्चे गए हुए। उसमें एक तो ये हमारा विवेक कुमार जिंदा आ गया और एक हमारे उधम सिंह नगर के थे राकेश कुमार, उनकी बॉडी आई और अभी लगभग 4-5 बच्चे हमारे और वहां यूक्रेन में फंसे हुए। तो हमारा यहाँ भारत सरकार से भी और उत्तराखंड सरकार से भी ये निवेदन है कि गृह मंत्रालय में और या विदेश मंत्रालय में वो बात करें और जो उत्तराखंड के बच्चे यहाँ फंसे हुए यूक्रेन में, उन्हें बच्चों को अगर वो शहीद हो गए तो उनकी बच्चों की बॉडी मंगाई जा और अगर वो जिंदा तो उन्हें सकुशल जिंदा वापस परिजनों को सौंप दिया जा। उत्तराखंड के 6 जिलों में आज यानी कि 26 दिसंबर को ठंड का ऑरेंज अलर्ट है, जिसमें हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर, नैनीताल, चंपावत, देहरादून और पौड़ी गढ़वाल शामिल हैं। इसके अलावा इन जिलों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। वहीं उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ और 3500 मीटर और सबसे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में होने बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। इसका सीधा असर प्रदेश भर के तापमान पर देखने को मिलेगा, जबकि नए साल के मौके पर बारिश और बर्फबारी का तोहफा मिलने के आसार हैं। 30 और 31 दिसंबर को पर्वतीय जिलों में हल्की बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। हालांकि मैदानी इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा। महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, अदम्य साहस और क्रांतिकारी चेतना के प्रतीक शहीद ऊधम सिंह जी की जयंती पर सीएम धामी ने उन्हें नमन किया है। सीएम ने लिखा कि मां भारती के अपमान और निर्दोषों के रक्त से उत्पन्न पीड़ा को उन्होंने संघर्ष में बदलते हुए अत्याचार के खिलाफ निर्णायक मार्ग चुना। उनका जीवन ये सिखाता है कि अन्याय कितना भी बड़ा क्यों ना हो, राष्ट्रभक्ति, साहस और बलिदान की शक्ति सदैव उससे अधिक प्रबल होती है।
आज वीर बाल दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरु श्री गोविंद सिंह जी महाराज के चारों साहिबजादों को नमन किया है। सीएम ने लिखा कि अदम्य साहस और शौर्य की अद्वितीय मिसाल, जिन्हें आक्रांता भी झुका न सके। आयु छोटी थी पर साहस हिमालय सा अडिग था। सिख पंथ के दशम गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के वीर सपूत साहिबजादे जोरावर सिंह जी और फतेह सिंह जी के वीरता शब्दों से परे है। राष्ट्र और धर्म की रक्षा के लिए दिया गया उनका बलिदान ये संदेश देता है कि सत्य और आस्था का मार्ग समझौते का नहीं बल्कि अटल संकल्प और समर्पण का होता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल में आयोजित विंटर कार्निवाल में प्रतिभाग करते हुए शीतकालीन पर्यटन को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि शीतकालीन पर्यटन आत्मनिर्भर उत्तराखंड की मजबूत नींव है और विकास भी विरासत भी इसकी सोच को साकार करता है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के शीतकालीन यात्रा के आह्वान से प्रदेश के पर्यटन क्षेत्रों में अभूतपूर्व उत्साह बढ़ा, जिससे रोजगार के नए अवसर सृजित हुए और पलायन में कमी आई। युवा ट्रैकिंग, होम स्टे, होटल और पर्यटन से जुड़ी गतिविधियों के माध्यम से आत्मनिर्भर बन रहे। धामी ने कहा कि शीतकालीन पर्यटन से लोक कलाकारों, हस्तशिल्प, पारंपरिक व्यंजन और स्थानीय उत्पादों को नया बाजार मिलेगा। सरकार विकास के साथ सांस्कृतिक मूल्यों, कानून व्यवस्था और पारदर्शिता को सुदृढ़ कर रही। समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून और कड़े भू कानून से राज्य नई पहचान बना रहा है। लोहाघाट में पड़ रही कड़ाके की ठंड को देखते हुए गुरुवार शाम को जिलाधिकारी चंपावत मनीष कुमार ने लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने अस्पताल में मरीजों के लिए की गई ठंड से बचाव की व्यवस्थाओं का जायजा लिया है और मरीजों से सीधे संवाद करके सुविधाओं और समस्याओं की जानकारी ली है। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने अस्पताल के विभिन्न वार्डों, शौचालयों, ट्रॉमा सेंटर, ऑपरेशन थिएटर और प्रसव कक्ष का गहन निरीक्षण भी किया। डीएम ने सीएमओ चंपावत डॉक्टर देवेश चौहान और प्रभारी चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर ज्ञान प्रकाश को निर्देश दिए कि मरीजों को हर हाल में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं। इस दौरान डीएम ने अस्पताल में भर्ती मरीजों और स्वास्थ्य कर्मियों से बातचीत कर उनकी समस्याएं भी सुनी। वहीं अस्पताल में जन्मे नवजात शिशुओं की स्वास्थ्य स्थिति के बारे में जानकारी ली है। जिलाधिकारी ने उनकी माताओं को शुभकामनाएं दी हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।